अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आपका मेज़बान वरीद अबीर। फवाद अहमद की गैर मौजूदगी में शो की मेज़बानी आज मैं कर रहा हूं। तो नाज़रीन, मुल्क की सियासी मंजरनामा हालिया मौसमी सूरत हाल की तरह तेज़ी से बदल रहा है। माइनस की सदाएँ आ रही हैं। बानी PTI का पाकिस्तानी सियासत से माइनस हो सकते हैं? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद माइनस होने जा रही है? मखसूस नशस्तों के फैसले के बाद मज़ीद सुकड़ती और इख्तिलाफात में घिरी PTI में इतनी सियासी ताकत मौजूद है कि वो हुकूमत के खिलाफ कोई नतीजा खेज तहरीक चला सके या फिर मुज़ाकरात की टेबल पर आएगी? और बंद गली में घुसी पाकिस्तानी सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? क्या अली अमीन गंडापुर अपनी हुकूमत बचा पाएंगे? और बहुत से सवालात होंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले मैं रुख करूंगा कराची का, जहां लियारी के इलाके बगदादी में एक रिहायशी इमारत ज़मीन बोस हो गई है जिसमें मुतअद्दिद ख़ानदान रिहाइश पजीर थे। इसमें किसकी गफलत है? क्या अहम इस नुकसान से बच सकते हैं? अभी सानिया सवाल पर लोगों के आंसू ना सूखे थे कि एक और हादसा पेश आया है। इससे मुतालिक हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया साहिबा बताएगा, इस तमाम तर साहने के बाद एक ही सवाल उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखें, इसके अगर किसी एक पे जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। इस मामले पर बिल्कुल ठीक है कि अगर SBCA को कहा जाए कि नहीं, वो उन पे जिम्मेदारी नहीं थी, उन्होंने नोटिस दे दिए थे और उन्होंने बता दिया था और लोगों ने बिल्डिंग खाली नहीं की, तो वो बरियो जिम्मा है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। और दूसरी तरफ जो मकीन है, जिनको ये पता था, आप अभी आपने सुना होगा 3 से 4 दफा नोटिस हुए। इस बिल्डिंग की लाइट कटी हुई थी कि ये बिल्डिंग आप लोग खाली कर दें, लेकिन उसके बावजूद जो इसमें रिहायशी थे 13 खानदान, उन्होंने ये बिल्डिंग खाली नहीं की और जिसकी वजह से आज जो जानी नुकसान हुआ, लोगों के माल का नुकसान हुआ, लोग जख्मी हुए और अभी तक मलबे तले लोगों के लेकिन सादिया साहिबा ये बताएगा कि वहाँ पे शहरियों का मिला जुला रुझान देखने को मिला है। वो कहते हैं जी सिंध हुकूमत ये कह रही है कि जो जिम्मेदारान को करार वाक़ की सजा दी जाएगी, और वहाँ के जो आपकी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि हमने नोटिस भेजा है, वहाँ के शहरी कह रहे हैं हमें नोटिस नहीं मिला। एट द एंड क्या लगता है आपको कि कमेटी हम खेलते रहेंगे और नोटिस खेलते रहेंगे और जानों का नुकसान होता रहेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अफसरान सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के उस एरिया के जिम्मेदार थे, जब ये वाकया हुआ है उसी वक्त मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट सईद गनी साहब ने उनकी सर्विसेज जो है वो सस्पेंड कर दी है और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। और जो मुलव्विस है इस हादसे के पीछे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मार्क्स माय वर्ड्स के उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मिनिस्टर साहब ने वो किया है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का जो सबसे अहम फोकस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन है। ठीक है सादी साहिबा, आपने कहा है कि इसका जो है मुकम्मल तहकीक होगी और करार वाक़ की सजा भी दी जाएगी। ये बताएगा कि 6 मार्च 2020 को भी ऐसा ही वाक़या होता है जिसमें मुतअद्दिद हलाकतें होती हैं, ज़ख्मी होने की भी इत्तला मौसूल होती हैं। क्या उस टाइम कोई इक़दाम नहीं किए गए या किसी साने का वेट किया जा रहा था? नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। इस वक्त कराची का सर्वे कंप्लीट कराया जा चुका है और 578 इमारतें हैं जो मखदूश हैं। हुकूमत के पास मुतबादल इंतजाम क्या मौजूद है? जी अब सारा मसला यही है कि देखें, जो ये लोग हैं ये ज्यादातर बिल्डिंग्स वो हैं जो पगड़ी सिस्टम में, जो आज ये बिल्डिंग गिरी है ये 50 साल पुरानी है, ये अपनी लाइफ कंस्ट्रक्शन लाइफ पूरी कर चुकी है। तो
74 में गालबन ये बनी थी, कंस्ट्रक्ट हुई थी। हाँ जी, तकरीबन 50 साल इसकी उम्र है, और 50 साल कोई भी चीज बनाई जाए तो वो अपनी उम्र कंस्ट्रक्शन की पूरी कर जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, सर्वे मुकम्मल हुआ है। अब हमें बैठकर ये प्लान आउट करना है, क्योंकि ये ज्यादातर बिल्डिंग पगड़ी सिस्टम वाली बिल्डिंग है। लोगों का अच्छा सादी साहब, आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। जब भी ऐसे वाकयात होते हैं, लास्ट टाइम अगर इसी की बात कर ली जाए, 6 मार्च 2020 को जो वाकया हुआ, उस वक्त हुकूमत ने क्या इकदाम किए थे? कोई इसकी रोकथाम से मुतल्लिक कोई बात की हो या कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग किया हो अपना? जी देखिए, रोकथाम तो यही है कि जाहिर सी बात है, सर्वे कंडक्ट करना जरूरी था, पॉइंट आउट होना जरूरी था, जो कि हो गया है। अब बात ये है कि जाहिर सी बात है, ये जो लोग इन घरों में या इन इमारतों में रह रहे हैं, उनके फाइनेंशियल स्ट्रेन्स हैं। वो तो हो नहीं सकता ना कि गवर्नमेंट उनको निकाल दे और वो कोई दूसरी ऑल्टरनेट जगह बना लेंगे और रहने लगेंगे। इसके लिए सिंध हुकूमत जो है वो प्लान बना रही है कि इन लोगों को कहीं शिफ्ट किया जाए, और इन लोगों को कहीं शिफ्ट किया जाए। सादी साहिबा, ये इन लोगों को शिफ्ट किया जाए, अभी आप कह रही हैं। अच्छा ये बताइएगा कि क्या वो तादाद है इस वक्त जो कराची में मौजूद हैं, ये इमारतें जो कि मखदूश हैं, खस्ता हाल हैं, उनके लिए अब आप क्या करने जा रहे हैं? अगर लोग नहीं मानते, अगर कन्विंस नहीं होते, उसके बाद क्या हिकमत अमली है हुकूमत के पास? देखिए, अगर लोग नहीं मानेंगे तो देखिए, जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स कोशिश करती हैं कि लोग रजामंद हों और खाली हों, क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो तो जाहिर सी बात है, पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर आता है और फिर वो शील्ड बन के सामने आके खड़ी होती है। तो इस वक्त पहली कोशिश हमारी ये होगी कि इन लोगों को कन्विंस किया जाए, इन लोगों को समझाया जाए। देखें, आज जो ये जानी नुकसान हुआ, ये शायद ना होता कि अगर ये लोग अपने घरों से मुंतकिल हो जाते, लेकिन इसके लिए ऑल्टरनेटिव प्लान देना सिंध गवर्नमेंट इस पे काम शुरू कर चुकी है कि इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए और शिफ्ट किया जाए। जो बिल्डिंग्स की रेनोवेशंस हो सकती हैं, छोटी मोटी। अच्छा, सादी ये बताएगा कि वो नंबर क्या है, वो एक्चुअल नंबर क्या है, वो कितनी इमारतें हैं जो खस्ताहाली का शिकार है, मखदूश है? तकरीबन 600 के करीब इमारतें हैं जिनको पॉइंट आउट किया गया है कराची में, और के वो मखदूश हैं जो गिर सकती हैं। और इस इलाके में जिस जगह ये बिल्डिंग उनको इन हादसा से पहले गिरा दिया जाएगा या कोर्ट से आने का वेट किया जाएगा, इससे मतलब? नहीं जी, हादसा से पहले गिराया तो बिल्कुल नहीं जाएगा, पहले उनको इवैक्यूएट कराया जाएगा, उसके बाद उनको लाजमन गिराया जाएगा अगर गिराने की जरूरत होगी, और अगर वो रेनोवेशन मुरम्मत से ठीक हो सकती है, काबिल इस्तेमाल हो सकती है, तो वो कोशिश की जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, डिबेट को कंटिन्यू करेंगे लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, मुल्की सियासी मंजरनामा हालिया मौसमी सूरत हाल की तरह तेज़ी से बदल रहा है। पीटीआई के लिए आने वाले दिन कितने जो है वो ख़ास होने जा रहे हैं, और अगली हिकमत अमली जो है पीटीआई की जानिब से क्या इख्तियार की जाएगी, इससे मुतालिक हम बात करेंगे। और जो हुकूमत है वो किस तरह इन तमाम मामलात को टैकल करेगी, दोनों मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। शो में हमारे साथ मौजूद हैं नदीम कुरैशी, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ हैं। इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं परवेज़ संधेला, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून है। सबसे पहले हम पीटीआई का मौक़िफ़ लेते हैं। नदीम साहब, बताइएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आलिया अमीन गंडापुर की जानिब से, और अगली हिकमत अमली से मुतालिक भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत की गई है। क्या लाहे अमल इख्तियार किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से आने वाले दिनों में, इससे मुतालिक बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी वाज़ेह अमली है। हम हर सूरत इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए जो जारी जद्दोजहद है उसको आगे बढ़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम टॉप लीडरशिप, बाशमूल इमरान खान साहब और उनके रफ्तार के, उनको लाख 2-2.5 साल से ज्यादा हो गया जेलों में डाला हुआ है जी। अगर उनकी रिहाई मुमकिन नहीं होती तो ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसी सिचुएशन के मुताबिक आगे बढ़ती रहे। आपके सामने है सूरत हाल। पंजाब में 26 अरकान असम्बली के खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर दिया गया, हालांकि असम्बलीज में अपोजिशन
हमेशा एहतजाज करती है, और अगर अपोजिशन एहतजाज नहीं करती तो पाकिस्तान की आवाम के सामने हम लोग जवाबदेह हैं। हम किसने असम्बलीज का हिस्सा है, मतलब हर तरह से ये भी एक तरह की वो एग्जाम्पल है 26 अरकान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस वाली, जो एग्जाम्पल्स मुख्तलिफ तरह से पाकिस्तान में वक्त हमारे अगेंस्ट बनाई जा रही हैं। और मुझे इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान की आवाम जो सारा मंजरनामा वॉच कर रही है, उनके यहाँ भी इस मौजूदा जो रिजीम है इनसे नापसंदगी की इंतहा है। लोगों ने एक तो इनको वोटों से मुंतखब नहीं किया, ये जिस तरह से पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज हुए हैं, वो इनके फेडरल मिनिस्टर्स भी कहते हैं, वो इस इत्तेहादी हुकूमत का कि जो कोलिशन पार्टनर है पीपल्स पार्टी, उनके सरबराह भी कहते रहे, गवर्नर पंजाब भी कहते रहे, सब लोगों को मालूम। तो मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान में जो मौजूदा निज़ाम है ये कंटिन्यू रहा तो पाकिस्तान ना सिर्फ माशी तौर पर तबाही की तरफ जाएगा, बल्कि पाकिस्तान में बसने वाले लोगों का जो कॉन्फिडेंस इस सिस्टम से उठता जा रहा है वो बिल्कुल उठ जाएगा। और जब लोग अपने इदारों पर, अपनी हुकूमतों पर एतबार खत्म कर देते हैं तो लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। तो जिस नोयत के ये दावे किया करते थे, महंगाई का ये महंगाई को टारगेट करते थे, ये लॉ एंड ऑर्डर को टारगेट करते थे, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को टारगेट करते थे, टारगेट मीन ये कहा करते थे कि जी तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है वो ठीक काम नहीं कर रही। अब आप देख लें तहरीक इंसाफ के दौर में आप पाकिस्तान के नेशनल थे, तहरीक इंसाफ के दौर में आम आदमी की जिंदगी में क्या कितनी तकालीफ थी और आज उनकी तकालीफ में कितना इजाफा हुआ। महंगाई की रेशो उस वक्त 6 पॉइंट समथिंग थी, अब जो फिगर्स आ रही है वो 22% के करीब महंगाई इस मुल्क में हो गई है। तो अब जाहिर है जब पाकिस्तान की आवाम में बेचैनी होगी तो तहरीक इंसाफ इस वक्त वाइड पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान की आवाम को रिप्रेजेंट कर रही है। बाकी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज किसी न किसी सूरत में इक़्तिदार में बैठी हुई है। ऑलमोस्ट तमाम पार्टीज, भले वो सिंध की हो, भले वो बलूचिस्तान की हो, वो इक़्तिदार का हिस्सा है। अगर आवाम को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान में इस वक्त तो वो तहरीक इंसाफ है। जी ठीक है। अच्छा नदीम साहब ये भी बताइएगा कि 10 मुहर्रम के बाद क्या होने जा रहा है, पीटीआई की हिकमत अमली क्या है, बाकायदा तौर पर बताइएगा। क्या तहरीक चलाने जा रहे हैं आप, किस तरह जो है वो हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी पीटीआई की जानिब से? देखिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अब आपने देखा होगा सारी मीडिया की नजर हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी क़यादत को लगभग जेल में है, शामिल रशीद साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, उमर सरफराज चीमा है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा हैं, मियां महमूद रशीद साहब हैं। उन्होंने एक खुला खत लिखा है जी, वो खुला खत सब लोगों के लिए है, वो पाकिस्तान के मीडिया के लिए भी है, पाकिस्तान के अवाम के लिए भी है और रियासत पाकिस्तान के लिए भी है। उन्होंने बड़ा वाज़ेह उसमें कहा कि हम मुज़ाकरात बिल्कुल चाहते हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात मुस्तक़बिली के साथ, मुज़ाकरात तासुबात से बालातर होकर, मुज़ाकरात एक दूसरे को नीचा दिखाने की सोच से हटकर होने चाहिए। जी ठीक है। जब ये एक खत सामने आया है उसमें उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकातों की उन तक एक्सेस के लिए भी उसमें एक तजवीज़ दी है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है नदीम साहब, आपका पॉइंट आ गया है। रुक करेंगे परवेज संधेला की जाने। परवेज साहब बताइएगा कि 10 मुहर्रम के बाद पीटीआई बाकायदा तौर पर तहरीक चलाने जा रही है और इसके साथ ही इस मीडिया टॉक में यह भी वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि हम चैलेंज करते हैं तमाम तर अदारों को कि वो घिरा के दिखाएंगे। क्लियर चैलेंज किया गया है अली अमीन गंडापुर की जानिब से। हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली है, हुकूमत क्या करने जा रही है तमाम तर इन मामलात को टैकल करने के लिए? देखिए मुझे लगता है कि हुकूमत को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुश्मन है और अगर कोई कुछ करना चाहेगा तो इमरान खान साहब के एक बयान से सब कुछ 0-0 हो जाएगा। जैसे अभी आपने फरमाया कि तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त 9 मई के मुजरम है, जेल में है, सारे के सारे जो असीरान हैं, उनकी तरफ से खत लिखा गया तो उस खत के फौरन बाद अलीमा खान साहिबा ने बाहर आके कह दिया कि नहीं जी कोई ऐसी चीज नहीं है, हम तो सिर्फ सड़कों पर आएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करें। देखें ये एक जगह पे खुद ही नहीं बैठ रहे। फिर दूसरी ये बात है कि पिछले 1 साल में मुझे बताएं कौन सा तहरीक इंसाफ का जो प्रोटेस्ट है 26 नवंबर के बाद, क्या ये इस काबिल रहे हैं? क्योंकि ये इनको इस तरह का प्रोटेस्ट करना आता है, तशद्दुद वाला प्रोटेस्ट, जो कि ये पहले भी कर चुके हैं, ये पहले भी इन्होंने कोशिश की है और हो सकता है कि आइंदा फिर ये कोशिश करें। लेकिन इसके सिवा ना ये पहले कुछ कर सके ना आइंदा करेंगे। अवाम इनकी बातों में ना अब आ रही है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। एक अवाम की इक़्तिदाद को वरगलाया गया है। इमरान खान साहब के वो जो
गलत और झूठे वादे थे वो जो इमरान खान करते थे उसकी वजह से। लेकिन उसके बाद आप देख लें कि लाहौर में देख लें या इस्लामाबाद में देख लें, किसी जगह पे इनका नाम लेने वाला नहीं है। तो कौन निकलेगा और किस चीज के बारे में प्रोटेस्ट करना चाहते हैं? इनका टोटल प्रोटेस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ है इमरान खान की रहाई। इसके अलावा इनके पास ना कोई इनका एजेंडा है, ना इन्होंने कुछ लाइन ली है सिवाय एक चीज के कि इमरान खान को रहा करें। इमरान खान साहब को रहा किसने करना है? अदालतों ने करना है, और कौन करेगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि अवाम इनके लिए बाहर निकलेंगे या ये कुछ कर पाएंगे, बल्कि ये होगा ही नहीं। देखिए, इमरान खान से इससे पहले 2 ईदें गुजर गई हैं। अब मुहर्रम के बाद कहा गया रहा, पहले छोटी ईद के बाद कहा था कि सड़कें गर्म करेंगे, फिर बड़ी ईद के बाद कहा था सड़कें गर्म करें। आप मुझे बताएं कौन सी सड़कें गर्म हो गई हैं? मुझे तो सड़कें गर्म होती हुई नजर नहीं आ रही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ही लड़ाई है, एक ही झगड़ा है। जैसे ही ये टीवी टॉक शोज में आते हैं, जैसे ही इनके सामने कुछ कैमरे आते हैं, तो इनका एक रवैया बिल्कुल अलग हो जाता है। और जब जैसे ही कैमरे बंद होते हैं और टीवी टॉक शो से घर जाते हैं, ये बिल्कुल इस बात पे पूरी की पूरी जमात मुत्तफिक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त MNA MP हैं वो अपनी अपनी जो है वो सीटें एंजॉय करें, और इमरान खान साहब जो जेल में बैठे हुए वो जेल में रहे। ये बिल्कुल। अच्छा परवेज साहब, अगर PTI सड़कों पे आती है, बाकायदा तौर पर तहरीक का आगाज किया जाता है, तो हुकूमत क्या करने जा रही है? वेलकम करने जा रही है या फिर कोई हर्डल्स क्रिएट की जाएंगी? देखिए, हर्डल तो ये तो राइट है, ये तो हक है। आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देखें, दुनिया की तारीख, अपोजिशन का हक होता है प्रोटेस्ट करना, वो कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर 9 मई जैसा प्रोटेस्ट करना चाहती है तो फिर मेरे ख्याल में इजाजत नहीं मिलेगी। आपको याद है इस्लामाबाद आए थे, उनको बाकायदा तौर पे कहा गया था कि आप अगर, और उन्होंने बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में आकर लगाएगी। तो अगर इस किस्म का कोई इरादा रखते हैं, इस किस्म की ये कोई हरकत करना चाहते हैं, तो फिर तो जाहिर है हुकूमत इजाजत नहीं देगी। लेकिन अगर ये पुरअमन, जो कि इनके माजी में है नहीं है, आप देखिए PDM की एक तहरीक चली जिसमें पाकिस्तान की उस वक्त की तमाम अपोजिशन जमातें थी, एक गमला तक नहीं टूटा किसी जगह पे। लेकिन जैसे ही मौलाना फजल मान साहब थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, वो तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन पूरे मुल्क में 2 से 3 लॉन्ग मार्च हुए हैं। आप किसी जगह पे कोई ऐसी चीज बता दें, ये लोग जब भी आते हैं मुसल्ला होकर आते हैं, और ये वहां से ही शुरू हो जाते हैं मुसल्ला होकर बताने दिखाने। अभी ये अली अमीन गंडापुर सर कितना दफा कह चुके हैं कि इस दफा हम मुसल्ला होकर आएंगे। अगर इस दफा हमने किसी को रोका तो हम लोग ऐसे डायरेक्ट फायर करेंगे, हम लोग इस दफा किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो ये वाला अगर रवैया होगा तो फिर मेरा ख्याल है कि मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर पुरअमन प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, एहसास करना चाहते हैं, तो वो मेरे ख्याल में हक है, राइट है। जहां तक ये पंजाब असेंबली की बात अच्छा, परवेज साहब आपने नाम लिया है मौलाना फजलुर रहमान का, ये बताएगा कि मुलाकातें हो रही हैं, कहीं पे बैकडोर राबते शुरू हो रखे हैं, क्या वाकई की हुकूमत जो है KP के गवर्नमेंट के खिलाफ तरीके अदम एतमाद प्लान कर रखी है? इससे मतलब क्लियर कीजिएगा। मुझे एक बात बताएं, बल्कि मैं तो दावत देता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, वो पाकिस्तान में KP के अलावा 3 सूबे हैं, तीनों सूबों में ये जो अगर इनके पास अरकान की तादाद ज्यादा है तो ये तीनों सूबों में ही तहरीक अदम एतमाद ले आए। मरकज में तहरीक अदम एतमाद लें। तहरीक अदम एतमाद तब आती है जब आप के पास हुकूमत से ज्यादा मेंबर होंगे। तो अगर हुकूमत के पास इस जो अपोजिशन है उसके पास हुकूमत से ज्यादा मेंबर होंगे, तो ये एक लीगल राइट है, ये हक है। इसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है कि हुकूमत गिरानी कब है, जब आपके पास नंबर पूरे होंगे। और मेरे ख्याल में हुकूमत की तरफ से इस पे पूरी कोशिश की जा रही है और करनी भी चाहिए। देखें, अवाम की जो हालत है ना, पिछले 13 साल से इस सूबे में बाकायदा तौर पे अवाम को यरगमाल बनाया हुआ है। आप देखें तो उस सूबे का हाल क्या है। उस सूबे में जो करप्शन के बाजार गर्म है, हर MPA जो है, हर वजीर जो है और जो वजीर आला का भाई है, वो बैठे हुए बैठ के सिर्फ करप्शन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये लगता नहीं बल्कि ये होना चाहिए। और आप देखें, कल वजीर आज़म साहब की मुलाकात हुई है फैसल करीम कुंडी जो कि गवर्नर है, और उन्होंने कहा जनाब हमारे पास अगर एक भी बंदे की तादाद ज्यादा हुई मेंबर की, तो हम लोग तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे। अहम मुलाकात ये होने जा रही है वज़ीर आज़म के साथ। और ये बताएगा नदीम साहब, आप ये बताएं कि आपके जो असीर रहनुमा हैं वो एक तरह मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बानी PTI हैं वो ये कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात उनसे करेंगे जिनके पास असल ताकत है। इससे यहाँ पे क्या मुराद है, इसको जस्टिफाई कीजिएगा। देखें, इससे मुराद वही है जो व्हाइट हाउस के कैबिनेट डिवीजन के रूम में एक लंच हुआ था, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट थी वो पाकिस्तान बैठी हुई थी। तो जो इंटरनेशनल वर्ल्ड जिनको रिकमेंडेड लीडर समझती है इस मुल्क का, तो हम भी उनसे मुज़ाकरात चाहते हैं। ये तो पपेट्स बैठे हुए हैं। अभी मेरे भाई ने परवेज संदीदा साहब ने पूरी चार्जशीट दे दी कि गवर्नमेंट पे। इनसे पूछे ना, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट शाया की है, 10 खरब रुपए की बेज़ाब्त किया, बल्कि उन्होंने तो उसको
प्रकृति का नाम दिया जो पंजाब की गवर्नमेंट ने की है। मैं किसी एक फर्द का नाम लेता, जब गवर्नमेंट को कोई भी हेड कर रहा हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। 10 खरब रुपए की उन्होंने उसमें निशानदेही की है और एक एक डिपार्टमेंट के केसेस की तादाद लिखी है। तो ये गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब केपीके के बारे में। आप फरमाते हैं कि पंजाब है, इधर उधर कोई निकलने वाला नहीं है। भाई आप अभी हाल ही में जो सियालकोट का इलेक्शन हुआ है, आपको वहां सिर्फ आपने लोगों को कत्ल नहीं किया, बाकी तो आपने पूरे निजाम को तहस नहस करके बड़ी मुश्किल से वो सीट जीती है जहां 4-5 हजार वोट पड़े हैं पीएमएल को एक्चुअली। तो ये आप जबर से, डंडे से, एफआईआर से, ये हुकूमती जबर हमेशा रही है, ये कोई पहला दौर नहीं है। और हुक्मरानों के लहजे तकब्बुर से इसी तरह से भरे रहते थे। हमने पहले भी देखा है, मैं पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूँ, बड़े बड़े लोग हमने पिछले 20-30 सालों में देखे हैं जो फरमाया करते थे जी हम नहीं है, हमारे अलावा तो कुछ भी नहीं है। और फिर देखा लोगों ने वो कैसे मुल्क छोड़ के भागे, कैसे वो डीले करके गए, कैसे उन्होंने झूठ बोले फ्लोर ऑफ द हाउस, किस तरह से उन्होंने फिर डील्स की, किस तरह से वो फिर पाँव में बैठे, किस तरह उन्होंने अवामी मैंडेट पे डाके डाले। कोई कहता था जी अब ताकत का सरचश्मा अवाम है, उसको भी पाँव में बैठ के इक़्तिदार लेना पड़ा। कोई कहता था जी वोट को इज्जत दो, उसको भी वोट पे डाके मार के इक़्तिदार लेना पड़ा। तो ये पाकिस्तान की अवाम हर चीज देख रही है कि टीवी स्क्रीन पे बैठकर मीठी मीठी बातें करना, ये लबकुशाई करना, ये बड़ा आसान है। ग्राउंड पे स्ट्रगल करना बड़ा मुश्किल है। ये कहना बड़ा आसान है कि हम पार्लियामान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, हम आवाम की बालादस्ती चाहते हैं, हम आइन की सुपरमेसी चाहते हैं। आज आइन का जो हुलिया बिगाड़ा है इन लोगों ने, आज पाकिस्तान की अवाम से पूछ रही है, भाई शहबाज शरीफ साहब तो कहा करते थे 90 रुपए चीनी जो है वो बहुत महंगी है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, अब सोशल मीडिया उन चीजों को रिपीट करता है। आज एक 200 रुपए चीनी पंजाब में, पाकिस्तान में नहीं मिल रही, कौन जिम्मेदार है? शहबाज शरीफ साहब तो जब 118 रुपए का पेट्रोल था तो उन्होंने एक बड़ी ही मजलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जैसे जाकिरीन रोते हैं ना मजलिस के, तो वैसे ऑलमोस्ट आप जीता थे कौम की हमदर्दी में। जब 118 रुपए पेट्रोल हुआ था 2022 में, आज यहाँ 350 रुपए पेट्रोल है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आज आम आदमी की जिंदगी जितनी जिन्हें इस दौर में हुई है, आप सिर्फ पंजाब के हवाले से, सिंध के हवाले से, जी परवेज संधेला साहब बताइएगा, बड़ी चार्जशीट जो है वो लगाई गई है नदीम साहब की जानिब से, कैसे आप अग्री करेंगे इस बात से? और ये बताइएगा कि पेट्रोल की बिलखुसूस अगर प्राइसेस की बात करें, जब हुकूमत में नहीं होते तब बात करते हैं कि महंगा हो गया, अब हुकूमत में आने के बाद अब महंगा कर देते हैं, क्या वर्डिक्ट है? मैं बताता हूँ। देखें मेरे भाई हैं, जज्बाती हो जाते हैं नदीम कुरैशी साहब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब हुकूमत थी ना, अब देखें होता क्या है कि अगर 145 या 50 का पेट्रोल छोड़कर गए थे इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब को 60-70 रुपए महंगा उस वक्त पेट्रोल की कीमत थी जब उनकी हुकूमत आई थी। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तो जो 60-65 पे था। पाकिस्तान की तारीख के इतने कर्जे किसी हुकूमत ने लिए जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने लिए थे। मतलब जितने कर्जे पाकिस्तान के बनने से लेके 2018 तक से उसको डबल किया था सिर्फ 3-3.5 साल में। और फिर जिस तरह की पॉलिसियां बनाकर गए थे, जिस तरह जलसों में खड़े होकर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाया करते थे, आज तक वो चीजें भुगते जा रही है। आज तक हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत है, उन्हीं चीजों से आगे लेकर चल रही है। क्या इनके लीडर ने नहीं कहा था कि 4 हफ्ते के बाद के पाकिस्तान बैंकरप्ट होना जाए जब इनकी हुकूमत खत्म हुई थी? क्या शहबाज शरीफ साहब ने कहा था? तो शहबाज शरीफ साहब तो उस वक्त से लेके अब तक यही इनके खोटे में, जैसे कहते हैं ना गड्ढे, उन्हीं को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि पंजाब, आप कह रहे हैं ऑर्डर रिपोर्ट, आपका वज़ीर आला 11 करोड़ रुपए तो बिस्कुट खा गया, 11 करोड़ रुपए के खाली बिस्कुट खा गया। आप किस तरह कह रहे हैं कि पंजाब में करप्शन हुई है, पंजाब में हुई है? पंजाब में तो आपको बिस्कुट पड़ी हुई है पूरे संधीला साहब, आपकी लीडरशिप सारा मुल्क खा रही है, 3.5 साल के बिस्कुट पे एतराज कर रहे हैं। और अगर ना खाए, देखें पाकिस्तान में ना तो आपको गोगी है और ना कोई आप पिंकी है, ये सारा मुल्क जो खाने वाले हैं वो आपको पता है, वो कमाकर खाकर भाग गए। चले अब तो दर्जनों गोगी है भाई, दर्जनों गोगी है, दर्जनों गोगी है, जेल में है। वो तो आपको तो पता है ना, यही तो मसला है। हर चीज के पीछे पंजाब में यूनिवर्सिटियां ठीक होती जा रही हैं, पंजाब की यूनिवर्सिटियां, कॉलेजेस बहाल होते जा रहे हैं, बच्चों को तालीम एजुकेशन के लिए लैपटॉप दिए जा रहे हैं, अस्पतालों को नहीं। देखें मुझे एक बात बताएं, मुझे किसी एक अस्पताल का नाम बता दें नदीम कुरैशी साहब, मैं इनको मान लूंगा, जो केपीके में 13 साल में 0 मीटर बना हो। आपको पता है आपके सरगोदे में 1.5 ठीक है। परवेज साहब का पॉइंट आ गया है, परवेज साहब का पॉइंट आ गया है। हॉस्पिटल 1.25 साल में अंदर बन गया, किसी एक अस्पताल का नाम बताया जो केपी में 13 साल में बनाया हो। ठीक है परवेज साहब। अच्छा नदीम साहब बताइएगा, 11 करोड़ के बिस्किट तरदीद करेंगे, कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये पूरा मुल्क बेच के खा गए, ये पूरे मुल्क के असासे बेच के खा गए। ये दुनिया के वाहिद हुक्मरान है। मैंने कुछ साउथ अफ्रीका के 2-4 हुक्मरानों को सुना है, या ये पहले आप बताएं नरेंद्र मोदी की कोई इंडिया के अलावा प्रॉपर्टी है?
आप बांग्लादेश के किसी हुक्मरान का बताएं, श्रीलंका के किसी हुक्मरान का बताएं, मैं सिर्फ साउथ एशिया की बात कर रहा हूँ, यूरोप की तो बात नहीं कर रहा हूँ। ये बदनसीब मुल्क बदनसीब नहीं है, हम अवाम बदनसीब है कि हमें ऐसे हुक्मरान मिले हैं जो इक़्तिदार का ठेका उन्होंने यहाँ का लिया हुआ है, उनके वसाइल बैरून में मुल्क है। इनसे ये बात करें कि 11 करोड़ के बिस्किट, इनके लिए 11 करोड़ क्या है? ये 11 करोड़ का जूता पहनने वाले लोग हैं जिनकी तर्जुमानी मेरा भाई कर रहा है। ये मसरूम शरीफ आदमी है, हॉलैंड के ठंडे मौसम में अस्पताल का नाम क्या बता दे मुझे भाई में, और पंजाब में और सिंध में क्या बन रहा है? देखे ना, मैं हैरान इस बात पर संदीला साहब, आप जितना नफीस और शरीफ आदमी ना, पता नहीं किसको खुश कर रहे हो यार। आप जैसे लोग अगर यहाँ ग्राउंड रियलिटी नहीं समझते, और यार बिजली का बिल देने के लिए लोग अपनी अशियाएं फुर्दोनोश बेच रहे हैं। आप देखिए टीवी पे एक चीज वायरल है, घर से सामान पता बेचने के लिए आया हुआ है लोग, ये बिजली का बिल, मैं झूठ नहीं कह रहा, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा। आप पाकिस्तान के किसी पेट्रोल पंप पे आए, आप देखिए कि मोटरसाइकिल वाले कितने रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, 100 रुपए का पेट्रोल लोग अपनी मोटरसाइकिल से डलवा रहे हैं। ये 7-8 लाख लोगों के लिए मुल्क नहीं बना। ये अशराफिया को प्रोटेक्ट करने वाला सिस्टम बहुत अरसा नहीं चलेगा। मैं सदीला साहब दिखाऊंगा इंशाल्लाह, आप भाई मेरे छोटे, मैं आपको फोन करूंगा जिस रोज पाकिस्तान की अवाम अपने हक के लिए निकलेगी, और ये मौजूदा सारी रिजीम ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में नहीं होंगे, ये पाकिस्तान से बाहर होंगे। जितने सियासतदान बैठे हुए आज पाकिस्तान पे कब्जा करके, 80-80 साल की इनकी उम्रें हैं, 40-40 साल से ये इख्तिदार में है। हम बच्चे थे, हम बुजुर्ग होना शुरू हो गए हैं। 88 की मेरी बैटरी के, मैं 88 से नहीं लोगों को देख रहा हूँ यार, देख देख के हम इनको पागल हो गए हैं। ये वहीं के वहीं खड़े हैं, कौम पीछे चली गई है, इनकी शुगर मिलें बढ़ रही है, इनके वसाइल बढ़ रहे हैं, इनकी असासें बढ़ रहे हैं। नदीम साहब, 85 की बातें सुन लें, 88 की बातें सुन लें, 93 की सुन लें। डिबेट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाजरीन, वेलकम बैक। पाएगा प्रवेश साहब, कल भी एक खबर हमने सुनी है, बल्कि देखी भी है, कि एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है जिसके बेटे ने खुदकुशी कर ली क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आया था। पेट्रोल की कीमतें आपके सामने हैं, क्या कहते हैं, एडमिट करेंगे या फिर कोई स्ट्रैटेजी है? और पीटीआई को फिर रोकने का क्या मकसद है अगर वो एहतजाज करेगी है तो? नहीं, देखिए मैं तो आपको कह रहा हूं कि ये हक है, राइट है उनका, उनको कौन रोक रहा है? उनको तो रोकना तब है जब वो, जिस तरह का उनका माजी है, जिस तरह माजी में उन लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं, अगर इस तरह का प्रोटेस्ट करने आएंगे तो फिर उनको रोक रहा है। वरना पाकिस्तान पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, अब मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि प्रोटेस्ट हुआ है, प्रोटेस्ट करना उनका राइट है। मेरा ख्याल में ये जो जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं, वो शायद केपीके में एक हादसा हुआ है इस किस्म का। और बिजली के बिल, इसमें कोई शक नहीं है, बिजली के बिल और पेट्रोल की कीमतें इस वक्त एक बड़ा मसला है। हुकूमत उस पर काबू पाने की कोशिश कर रही है, और काफी हद तक उसमें देखिए जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, अब देखिए ना हुकूमत को लगता नहीं है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये जल्दी पर तेल फेंकने के मुतरादिफ है और इससे मतलब एहतजाज करना बनता भी है। आपके पास सर देखें, आपके पास कोई चॉइस तो नहीं है ना। अब आप अगर फर्ज किया कि आपके मुल्क के हालात ऐसे हैं, आप ज़ाहिर IMF के साथ बजट लेके चल रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। इससे पहले मैं वही तो बता रहा हूं, अगर फर्ज किया कि ये लाडले को लाने के शौक में ये सारी बसात ना लपेटी जाती तो आज हालात कुछ और होते। 2016, 17, 18 में तो आप IMF के चंगल से निकल गए थे। कभी इस पे बात करें, पूछे ना कि निकल गए थे जब आपका पेट्रोल 65 रुपए था, बिजली का यूनिट 5 रुपए 90 पैसा था, लेकिन उस वक्त अच्छा परवेज साहब एडमिट कर लेते हैं कि चले हालात जो हैं वो मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी तनख्वाहों में इजाफा, मरात में इजाफा, ये बात समझ नहीं आ रही। फिर इसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? देखिए मराद में जो इजाफा है, अगर तो आप स्पीकर या कौमी स्पीकर या सेनेट की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल में उस पर ऑलरेडी एक्शन हो चुका हुआ है और वो मेरा ख्याल है वो कंटिन्यू नहीं हो सकेगा। होना ही होना है मेरे ख्याल में उसको, बिल्कुल मजम्मत। देखिए मैं इसके हक में नहीं हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके मुल्क के हालात ऐसे नहीं है कि आप इतने बड़े ओहदों पे बैठे हुए इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दें। अगर आपने इजाफा करना है तो मुनासिब इजाफा करें। जैसे स्पीकर, जैसे कौमी असम्बली के मेंबर हैं या सूबाई असम्बली के मेंबर हैं, उनसे कुछ लाख 2 लाख ऊपर रख लें या 3 लाख ऊपर रख लें, यही हो सकता है ना। लेकिन 21-22 लाख जो है इस वक्त मौजूदा हालात में तनख्वाह बहुत ज्यादा है, ये मुनासिब नहीं होनी चाहिए। मैं कम से कम इसके हक में नहीं। फेयर एनफ, ठीक है। नदीम साहब बताइएगा, एडमिट भी कर लिया उन्होंने और वो कबूल भी कर रखे हैं इस चीज को, कैसे देख रखे हैं आप? खुशाइन चीज है ये? मेरी जान ये शरीफ आदमी है। ये जो सियासी जमातें होती है ना, कभी सियासी जमातें हुकूमत नहीं करती। सियासी जमातें सर ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी एडमिट किया गया, उनकी जानिब से मुकम्मल एक खुल के बात की गई है। ये आप इनको इल्म ही नहीं है। अरबों रुपए की नई गाड़ियां खरीदी गई हैं, अरबों रुपए तनख्वाहों की मद में दिए जा रहे हैं। नई फॉर्च्यूनर गाड़ियां मिनिस्टर्स के लिए, अवाम को तो अभी पता ही नहीं है। अवाम को जितना पता चलेगा उस दिन इनको अंदाजा हो जाएगा। इनको सर कल ख्वाजा आसिफ ने भी इस पर तनकीद भी की है, ये पॉइंट भी उठाया, मज़ाहमत भी की गई है उनके जानिब से। 2018 थोड़ा सुनिए ना,
एक लंबा सुनिए, तो 2018 के आप पैकेजेस देखे लोगों के, यहाँ तो अब जो बहुत सारे अनअनाउंस मुशीर हैं उनके पैकेजेस मिलियन से ज्यादा हैं। 30-30, 40-40 लाख रुपए की सैलरी लोगों को दी जा रही है। पाकिस्तान, पंजाब की हद तक मैं बता रहा हूँ आपको, सारा एजुकेशनल निजाम, सारा एग्रीकल्चर का सिस्टम, सारा हेल्थ का सिस्टम अनअनाउंस मुशीर चला रहे हैं। गुजरा को पता ही नहीं है, गुजरा बड़े बेबस है। ये तो एक अब इन्होंने फरमा दिया कि जी तहरीक इंसाफ के दौर में वो हालात खराब थे भाई। जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, 17 अरब डॉलर के पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व थे। आज कहाँ है? कभी नहीं कहा इमरान खान साहब ने कि जी पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, कभी नहीं कहा। पाकिस्तान तो सुपर हिट घोड़े की तरह भाग रहा था 2022 में जब आपने रजीम चेंज किया। अगर आप इस मुल्क के साथ ज्यादती ना करते, आज पाकिस्तान इस सारे चैलेंजेस को फेस कर चुका होता। और सेकंड, परवेज संदीला साहब को मैं जरा कैलेंडर पेश करता हूँ। कैलेंडर में होते हैं 365 दिन। तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट रही है 3.5 साल, और आज इस रजीम की गवर्नमेंट को हो गया 4.25 साल। भाई आप किस ऐद में जिंदा है? आप 4.25 साल में इतने ज़हीन, फतीन, अक्लमंद 4 साल कहां से हो गए मेरे भाई? आपको इमरान खान के 3.5 साल के मसाइल हल नहीं कर सके। ये सारे मसले इमरान खान ने खड़े किए हैं, क्योंकि आपका टारगेट आम आदमी की बेहतरी नहीं है, आपका टारगेट पाकिस्तान की मईशत का इस्तेहकाम नहीं है, आपका टारगेट पाकिस्तान की इज्जत नहीं है। और जिन्होंने नदीम कुरैशी साहब, ठीक है, फिर का पॉइंट आ गया। अच्छा नदीम साहब, ये बताइएगा कि अब जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी पेशकश की है मुज़ाकरात की। उनकी जानिब से कहा गया है कि हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ का बैठना ज़रूरी है, ये डेमोक्रेसी का हुस्न है। क्या देख रहे हैं आपको? अगर ये मुज़ाकरात की पेशकश दोबारा की जाती है तो PTI क्या मुज़ाकरात करने जा रही है हुकूमत से? बिल्कुल, मैं आपसे अर्ज कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी मुज़ाकरात के लिए तैयार थी जी। मैं खुद अपनी जवाब में उस थिंक टैंक का हिस्सा हूँ जो ये समझता है, जिसका फर्म बिलीव है कि वी शुड टॉक, हमें बात करनी चाहिए, हमें बिल्कुल टेबल से पीछे नहीं हटना चाहिए। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यकीन करें इस सियासी कशमकश की वजह से, हुक्मरानों के टारगेट की वजह से, एक पॉलिटिकल पार्टी को सबूताज करने की प्लानिंग की वजह से ये मुल्क पीछे जा रहा है। पाकिस्तान का वो नौजवान जो इसकी 65% आबादी है, 65% पॉपुलेशन पाकिस्तान की अंडर 30 एज के नौजवान है, वो सख्त मायूस है इस पूरे निजाम से। अगर हुकूमत ने अपने रवैये में कोई नरमी दिखाई, अपने कौलो फील में तजाद ना किया और सही मानों में ये सोचा कि अगर हम मुज़ाकरात करेंगे तो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल खुले दिल से मुज़ाकरात करेगी, मुझे 100% यकीन है। लेकिन एक तरफ मुज़ाकरात हो, एक तरफ सियासी रहनुमाओं के घरों पे छापे हो, एक तरफ मुज़ाकरात, एक तरफ सियासी रहनुमाओं के खिलाफ रेफरेंस भेजे जाए, एक तरफ मुज़ाकरात हो, दूसरी तरफ अगर सियासी मुखालिफिन पर जेलों में सख्तियां की जाए, उनकी मुलाकातें बंद कर दी जाए, इस पर फिर खुश हुआ जाए, इस पर फिर शादियां बजाए जाए, इस पर तारीफ और तौसीफ की जाए, इस पर फिर ये कहा जाए माजी में उसके साथ ये हुआ। जी ठीक है। अच्छा परवेज संदीला साहब बताएगा कि कौमी हुकूमत की तजवीज़ दी गई है, महमूद खान अचकज़ई के मशवरे पर अमल हो सकता है, ये एक अच्छी तजवीज़ है। उनकी जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, एक होकर दिखाएं, क्योंकि वक्त अभी गाली देने का नहीं, मुत्तहिद होने का है जो हालात हैं। इस तजवीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल जी ये कोई काबिले इस तरह की तजवीज़ है जिस पे अमल किया जाए। पाकिस्तान में इस वक्त 2/3 अक्सरियत से हुकूमत कायम है, और जो हुकूमत है वो इस वक्त मेरे ख्याल में मुझे किसी जगह पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा। और इमरान खान साहब और अचकज़ई साहब जो है कल वो जो है वो इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ जो है वो 3 साल, 3.5, 4 साल इस किस्म की कोशिश करते रहे हैं, और अगर आज एक दूसरी हुकूमत आई है तो उसके खिलाफ वो इस किस्म की कोशिश कर रहे हैं। तो अचकज़ई साहब जो है ये असल में अचकज़ई का नहीं, ये इमरान खान साहब का आइडिया है, क्योंकि वो जाहिर है उनकी जमात को लेकर कुछ दूसरे मुत्तहिद होने की बात की गई है, इसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे अगर कौमी हुकूमत की अगर बात की है, मुत्तहिद करने की बात की गई है। सर ये तो फिर हर हुकूमत के खिलाफ यही एक आइडिया आ जाएगा ना, कौमी हुकूमत बना दे, या तो फिर आइन में तरमीम कर या इलेक्शन वगैरह खत्म कर दे और फिर कौमी हुकूमत बनाकर मुल्क को चला ले अगले 25-30 साल के लिए, या तो फिर कोई ऐसा निज़ाम बना लेना। आप लोग तरमीम कर सकते हैं, आपके पास राइट है, 233 की तादाद है नेशनल असेंबली में आपके पास। सर मैं कह रहा हूँ जी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि फिर अगर आप कह रहे हैं ना कि इस इत्तेहाद से आगे बढ़े था, क्या इमरान खान साहब अपने दौर में यही इत्तेहाद किया करते थे? आपको याद है जब हिंदुस्तान ने हमला किया था तो उस वक्त की अपोजिशन के साथ ही बैठे थे, जनरल बाजवा साहब को बैठना पड़ेगा। तो इस वक्त अगर 2/3 अक्सरियत से हुकूमत है, हुकूमत कंफर्टेबल जोन में अवाम की वो सर्व कर रही है। देखें इस वक्त भी आपके जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हुए हैं? पाकिस्तान की भलाई के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्हीं चीजों के लिए बाहर बैठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर ये टाइम मिलेगा, 4 साल हुकूमत के मजीद वक्त है, 4 साल जब पूरे होंगे उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे,
चक ज़ई साहब भी अपना शौक पूरा कर लें और उसके बाद फिर इमरान खान साहब भी अपना शौक पूरा कर लें, फिर देख लेंगे अवाम किनको। लेकिन अभी ये कह देना कि कौमी हुकूमत बना लें, मुल्क में ऐसे कोई हालात आपको नजर आ रहे हैं? क्या मुल्क में हालात ऐसे हैं कि अवाम जो है वो सड़कों पर है, या मुल्क में कोई ऐसे हालात हैं कि मुल्क में कोई अफरा तफरी फैली हुई है? मुल्क में एक 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत है, अपोजिशन जो है उसकी आवाज कोई सुन नहीं रहा, वो अपोजिशन के कहने पे कोई सड़कों पे कोई बंदा आ नहीं रहा। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की किसी तजवीज़ पर को अमल किया जाए। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, आप बताइएगा कि सानिया सवात के बाद जो है ये लियारी में एक हादसा हुआ है, मुतअद्दिद हलाकतों का भी खदशा भी है और हलाकतें हुई भी हैं, इस मामले को आप कैसे देख रहे हैं? हुकूमत की तरजीहात क्या हैं, इससे मतलब आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो हादसे के जो जितने भी उसके विक्टिम्स हैं, मैं बहुत खुले दिल से इज़हार अफसोस भी करता हूँ और मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ उन लोगों के साथ हैं। और मुझे 100% यकीन है, चूँकि मैं कॉमन मैन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मेरी तरह से ये ख्वाहिश होती है और मेरी दुआ होती है। और जहाँ तक हम लोग थे जब गवर्नमेंट में, तो हमारी ख्वाहिश यही होती थी और तजवीज़ भी होती थी, उसमें कोशिश भी करते थे कि लोगों की वेलफेयर हुकूमतों का सबसे बड़ा जिम्मेदारी होनी चाहिए, सबसे बड़ी उनकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। मैं नहीं समझता कि जितनी बड़ी पॉपुलेशन का मुल्क है, हमारे हुक्मरान इसके अलावा कुछ कर सके। लेकिन यार, क्योंकि हमेशा से पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है और हमेशा से मामला इस तरह के रहे हैं कि हुक्मरानों की तरजीहात मुख्तलिफ रही। हुकूमत में लोग आने के बाद ना तो वो उस तरह से लोगों की खिदमत कर पाते, ना ही उस तरह से सही तरह से अपने मैनिफेस्टो पे अमल कर पाते। तो मैं आज भी समझता हूँ कि इस सारी कशमकश में अगर अवाम हम लोगों से बेसो हो गई, बिलखुसूस उनसे जो हुकूमत पे है, और अवाम अगर दो पार्टी हो गई, पाकिस्तान का कॉमन मैन अगर इस सिस्टम उसकी अहमियत और हैसियत खत्म हो गई है, तो इसका मतलब है हुक्मरान बिल्कुल गलत रास्ते पे है। मैं आज भी समझता हूँ बहुत सारे हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, वहाँ पर भी बड़ी एक अफसरदगी है, वहाँ पर भी बड़ी एक ऐसे खौफ की फजा है, बदगुमानी की फजा है। उस फजा की वजह क्या है? वजह यह है कि जब हुकूमतों की तरजीहात ही नजर आ रही हो कि उनकी तरजीहात में किसी भी तरह गुड गवर्नेंस नहीं है, वरना ये ना हो जो कुछ आज हो रहा है। ये तो सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि चीजें वायरल हो जाती है, चीजें आप तक, हम तक, सब लोगों तक पहुंच जाती है। वरना तो यहाँ जिस तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल मीडिया है, तो वो चीजें लोगों तक पहुंच ना सके, हादसा का पता ही ना चले हादसा क्या हो रहे हैं। अगर सोशल मीडिया चीजों को बताता है, वरना तो कुरान तो सिर्फ ये कहते हैं कि जी रावी चैन ही चैन लिख रहा है, हर तरह से एक ही तरह की सूरत हाल है, हर तरफ अच्छाई है, हर तरफ वो चुके कहते हैं ना सामान के अंदर को हरा हरा नजर आता है, तो इनको भी सब कुछ हरा हरा नजर आ रहा है। जी ठीक है, ठीक है। नाज़रीन, हमने पॉलिटिकल डेवलपमेंट से मुतालिक दोनों मौक़िफ़, पीटीआई का मौक़िफ़ और हुकूमत का मौक़िफ़ आपके सामने रखा है। अब ये दिन पीटीआई के लिए कितने अहम होने जा रहे हैं, ये हफ्ता कितना अहम होगा, इसके बाद पीटीआई क्या हिकमत अमली इख्तियार करेगी और गवर्नमेंट इन तमाम तर मामलात को टैकल करेगी, इससे मुतालिक भी हम आने वाले दिनों में बात करेंगे। इस वक्त शो से इतना ही, देखते रहिए बयानिया।